नमस्कार, एमटी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। नगर निकाय के चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और ऐसे में प्रयागराज से महापौर पद के लिए कई सारे नेता तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी से आज हमारे साथ है एक महिला नेता जिनका नाम है मंजू पाठक जी, जो जानी जाती हैं महिलाओं के हित की लड़ाई लड़ने के लिए। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी महापौर के पद की तैयारी कैसी चल रही है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मंजू जी, सबसे पहले तो आपका हमारे मनोज टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप समाजवादी पार्टी की ओर से अपने आप को प्रत्याशी देखने की कितना संभावना देख रहे हैं? देखिए, मैं तो सोचती हूँ कि शायद मुझे ही टिकट मिलेगा जी। और मैं प्रबल दावेदार हूँ जी बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे टिकट देंगे जी, स्वागत है। मंजू जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में और भी कई सारे नाम जैसे कि सुमन शर्मा जी और शशांक त्रिपाठी जी और भी कई सारे प्रत्याशी हैं जो उनका नाम खुलकर सामने आया है। तो आप उन सब में अपने आप को कितना प्रबल देखती हैं? उन सब में मैं सबसे अपने आप को प्रबल दावेदार मानती हूँ, क्योंकि सुमन शर्मा जी भी दूसरे दलों से आई हैं जी। और शशांक त्रिपाठी जी के बारे में तो छिपा नहीं है कि उनको टिकट चाहिए तो वो उस दल में, उस दल में, उस दल में, उस दल में। और मैं आज तक शुरू से और आज तक सपा की में हूँ और आजीवन सपा में रहूँगी। जी, तो सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप समाजवादी पार्टी को इतना महत्व क्यों देती हैं? इसका कोई खास कारण है? जी बिल्कुल है, क्योंकि समाजवादी जो हम लोग नेताजी के टाइम से हम लोग सपा में हैं, जो उनके विचार हैं जी। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ जी, लेकिन मैं बीजेपी के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। उनका विचार और समाजवादी विचार बिल्कुल भिन्न है। जी, मैं इस वजह से सपा में हूँ और आजीवन रहूँगी। तो आपको पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की ओर से आप उम्मीदवार बनेंगी? जी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप यहाँ प्रयागराज के महानगर में इस समय महापौर के पद के लिए तैयारी कर रही हैं, तो ऐसे कौन कौन से लक्ष्य और ऐसे कौन कौन से आप समस्याएं देख रही हैं यहाँ की जिन पर आप काम करेंगी बाद में? देखिए, सबसे पहली तो मेरी प्राथमिकता है हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जी को कम कराना, जिससे आज जनता बुरी तरह से जूझ रही है। जी। और उसके बाद आप मुझे लगता है सर्किट हाउस से बिल्कुल नियर मेरा आवास है और आप आई होंगी तो खुद अपनी आंखों से देखी होंगी कि यहाँ की बिजली के खंभे और रोड की क्या दयनीय दशा है। जी जी। तो समाजवादी पार्टी से आप उम्मीदवार बनेंगी, फिर उसके बाद आपके जो ये प्राथमिकता है, तो आपने कुछ सोचा है जो अभी के वर्तमान यहाँ पे महापौर हैं उनसे क्या हटकर आप काम करने वाली हैं? मैं उनसे हटकर बिल्कुल काम करूँगी। पहली बात तो हमारे लिए हर जाति के लोग एक समान हैं जी, हर दल के लिए एक समान है जी। मुझे जाति धर्म से, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से हट के काम करना है और जो भी हमारी प्राथमिकताएं हैं जैसे रोड जी, बिजली के खंभे हैं, नालियां हैं, पूरी बुरी तरह से जी, कहाँ पैसे आते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग को नहीं पता। मंजू, ये समाजवादी पार्टी में जैसा कि हम जानते हैं कि कई दावेदार हैं, तो आखिर में लेकिन टिकट तो एक को ही मिलना है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के अंतिम दौरान में क्या गुटबाजी भी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट देंगे हम लोग सब लोग मिलकर पूरा तन मन धन हर तरह से उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि मुझे व्यक्ति के लिए काम नहीं करना है, मुझे पार्टी के लिए। जी मंजू जी, वर्तमान में जो महापौर हैं वो 2 बार से लगातार महापौर रहे हैं, तो आप उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? हम लोग अब कह तो रहे हैं, कुछ छिपा नहीं है। नालियां देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, बिजली के पोल देख लीजिए, बिजली की लाइट देख लीजिए, कुछ भी छुपा नहीं है, मुझे कहना नहीं है, आप अपनी आंखों से देखिए। तो मंजू जी, आपको क्या लगता है बीजेपी जिस तरीके से इतना आक्रामक होकर चुनाव लड़ पाती है और ज़्यादातर हर जगह बीजेपी ही जैसा कि देखा जाता है चुनाव जीतती है, तो आप क्या उसमें फिट होती हैं? आपको लगता है कि आप उसी हिसाब से चुनाव लड़ पाएंगी? नहीं, देखिए, मैं तो फिट हूँ, मैं तो तैयार हूँ,
ठीक है, आप गुंडई के बल पे चुनाव लड़ेंगे तो ठीक है, मेरे से जितना होगा मैं भी आपसे लड़ूंगी जी। लेकिन आपकी तरह मैं गुंडई नहीं कर सकती हूँ। महिलाओं के बीच, जनता के बीच मैं बात को रखूंगी और अपील करूंगी। तो मंजू जी, अगर आप महापौर बनती हैं तो यहाँ की जो आपकी जनता है तो उनके लिए आप ऐसा क्या क्या लक्ष्य और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप लेकर आएंगी उनके हितों के लिए? सबसे पहला मेरा मुद्दा है हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जी। और उसके बाद सड़कें, नालियाँ, मतलब ये मेरी प्राथमिकता रहेगी पहले सदन में जी। इसको कम कराने के लिए। उसके बाद जो वहाँ संविदा कर्मी है उनको रेगुलर कराने की मेरी सबसे प्राथमिकता है। मंजू जी, अभी हाल ही में जो क्षेत्रों को बढ़ाया गया है प्रयागराज के, उन नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? उन नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सबसे पहला, अगर मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं मुंह से नहीं कहूंगी, करके दिखाऊंगी। जी। मंजू जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो राजनीति है उसमें पुरुषों का बहुत ज़्यादा रोल देखा जाता है महिलाओं के मुकाबले, तो आपको क्या लगता है पुरुषों की जो राजनीति है उसमें महिलाओं का राजनीति करना सरल है या कठिन है? बहुत कठिन, बहुत कठिन जी। क्योंकि मैं भी राजनीति में हूँ और बहुत करीब से और बहुत लंबे अरसे से मैं हूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ। जो भोली भाली महिलाएं या लड़कियां आ रही हैं जी, उनको बहुत संघर्ष करना। तो महिलाओं को ऐसे राजनीति में क्या क्या समस्याएं होती हैं पुरुषों के साथ, उनके साथ राजनीति करना, उनके विरोध जाना, तो आपको कुछ बताएंगे कि आपने कैसे शुरुआत करी, आपने कैसे संघर्ष किया? देखिए, मैं तो चूंकि महिलाओं पे मैं एक टीचर थी जी। टीचर के बाद मैं कुछ ऐसी बातें आई, मुझे लगा क्योंकि मैं रेल परिवार से हूँ, मेरे फादर इन लॉ रेलवे में, मेरी मदर इन लॉ रेलवे में, मेरे हस्बैंड रेलवे में जी, मेरा बेटा एडवोकेट है, ये मेरी फैमिली है। और मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैंने अपना महिलाओं का ऑल इंडिया ट्रस्ट बनाया जिसमें इस समय हमारे पास 5,500 महिलाएं और बेटियां हैं। इस ट्रस्ट के थ्रू आपको मतलब कौन से काम करवाती हैं, कौन कौन से कार्य को अभी तक आपने किया है? इस ट्रस्ट के थ्रू हम किसी भी बेटी, महिला या हमारा भाई भी हो, जी, बहुत से ऐसे हैं जहां भाइयों को भी गलत फंसाया जाता है, जी, मैं उनके लिए पूरी लड़ाई लड़ती हूँ, यहाँ से शासन प्रशासन हर तरह से, जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलता है। तो मंजू जी, जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी चुनाव है उसमें धन का भी बड़ा रोल होता है, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, मैं आप कह रही हैं तो मैं ठीक है, लेकिन बस यही कहना चाहेंगे कि नंदी जी के भी बैकग्राउंड को देख लिया जाए, कितने धन वाले थे जी। और तो बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको मैं कहूँ तो केसरी जी का भी बैकग्राउंड देख लिया जाए कि कितना धनबल था। और इसी के साथ में हमारे पार्टी के भी बहुत सारे नेता हैं जिनको केवल जनता ने चुनाव लड़ाया। हमारे माननीय नेताजी, हम जिस पार्टी में, हमारे नेताजी को जनता ने अपना एक टाइम भूखा रह के एक टाइम पैसे इकट्ठा किए तो चुनाव लड़ाया। आप ऐसा तो है, ठीक है, लेकिन पैसे के साथ में आप जनता को कितना समय दिया है, आपने जनता के लिए कितना काम किया है, आपकी जनता के बीच में क्या पहचान है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। मंजू जी, लेकिन देखा जाता है कोई भी चुनाव हो उससे पहले जो भी प्रत्याशी तैयारी कर रहे होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें और जैसा कि समस्याएं होती हैं, हमेशा कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो लगातार रह ही जाती हैं और आने वाले चुनाव में भी हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार यही उन्हीं मुद्दों को लेकर आता है और फिर वही सिलसिला लगातार मतलब चलता ही रहता है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगी जी, बस मौका मुझे देके जनता देखे कि मैं खरी उतरती हूँ या नहीं, क्योंकि बिना कुछ बने ना सांसद, विधायक, मंत्री बने, जब मैंने इतना बड़ा एक हुजूम तैयार किया है तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी जी। मंजू जी, हम जैसा कि जानते हैं कि आप इससे पहले शायद विधायक के टिकट की भी मांग कर रही थी, तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी आपको उम्मीदवार बनाए तो इसमें आपके इन संघर्षों को भी शामिल किया जाना चाहिए? बिल्कुल, अगर मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ
कि अगर योगी जी मोदी जी आते हैं तो मुझे तुरंत, मेरे इलाहाबाद में किसी को नहीं, मुझे तुरंत नजरबंद क्यों कर दिया जाता है? मेरे से क्या डर है? मैं माफिया हूँ, गुंडा हूँ, क्या हूँ? आप बस मानती हैं? सवाल मैं पूछती हूँ। आप कहते हैं महिला शक्ति, महिला मिशन, महिला ये, तो मैं उन तक जाके यही पूछने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहती हूँ कि आपका ये महिला मिशन शक्ति कहाँ है? आज हमारी बेटी के साथ रेप हो गया, आज मेरी बेटी जलाई जा रही है, आज मेरी बेटी पढ़ने के लिए परेशान है, तो क्या है ये मेरा गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो मैं 100 बार ये गुनाह करने को तैयार। मंजू जी, जैसा कि आपने बताया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, जनता का प्यार भी होता है कि उसके बल पे ही चुनाव आप लड़ सकते हैं, धन कितना भी हो। तो आपको जनता की तरफ अपने लिए कितना प्यार और कितना समर्थन दिख रहा है? देखिए, मैंने कहा ना, मैं जाति पे विश्वास नहीं करती हूँ। मेरे साथ हर जाति के लोग, हर भाई, हर बहन जी तैयार है कि मैम बस आपको टिकट मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सारे लोग खुद हैं, मेरी तरफ से इतनी गाड़ियाँ, मेरी तरफ से इतने पैसे, मेरी तरफ से ये, मेरी तरफ से वो। और विधानसभा ही नहीं, उसके पिछला मेयर भी मैंने मांगा था। जी मंजू जी, आपको क्या लगता है प्रयागराज में महापौर के पद के लिए जितने भी उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी हो और कई सारी जो भी पार्टियां शामिल हैं, उन सब में आपकी पार्टी सबसे आगे रहेगी और आपको टिकट मिलना है, ये विश्वास आपको एकदम पूरा हो चुका है? जी, मुझे तो विश्वास है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर मुझे मौका देंगे, और नहीं भी है तो जिसे भी मिलता है उसका स्वागत। तो आप सपा के बाकी जो उम्मीदवार हैं उनमें से अपने बात किसको प्रबल मानती हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, ये हमारे हाईकमान जो भी डिसाइड करेंगे। जी बस मंजू जी, यहाँ पे मेरा आपसे एक अंतिम सवाल कि आप महापौर के पद के लिए तैयारी कर रही हैं, तो आप यहाँ प्रयागराज वासियों को, यहाँ की जो जनता है, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं अपने लिए? मैं अपनी जनता को पहले तो नमस्कार करती हूँ, प्रयागराज की जनता को, और बस यही अपील करना चाहूँगी कि मैं जो वादा आप लोगों से की हूँ और जो करूँगी वो पूरा निभाऊंगी। जितनी लड़ाई आपके लिए लड़नी होगी, मैं हर तरह से खड़ी होकर आपके साथ लड़ाई लड़ूंगी। मंजू जी, आपने हमारे टॉक शो में भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हो, आप टिकट जरूर जीतें। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ थी प्रयागराज से समाजवादी पार्टी की ओर से महिला नेता मंजू पाठक जी, जिन्होंने हमें बताया यदि वो महापौर के पद को जीत जाती हैं तो वो यहाँ के जो जनता है, यहाँ की महिलाएं, लड़कियां, पुरुषों, सभी के लिए कुछ ना कुछ लक्ष्य और मुद्दे लेकर चल रही हैं और बल्कि वर्तमान में भी काम कर रही हैं और ऐसे ही आगे भी वो अपना प्यार और प्रेम के साथ कार्य करती रहेंगी। तो ऐसे ही हम कई सारे गणमान्य लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए MT टॉक शो। मैं साक्षी शर्मा, धन्यवाद।